इतना कहकर गौतम अटक गया और फिर कुछ सोचकर वो आगे कहा, खैर तुम घर आओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अनिका ने भी बिना कुछ कहे ही फ़ोन काट दिया। जैसे कि गौतम ने कहा था, कुणाल एयरपोर्ट के बाहर बड़ी सी बेसब्री से अनिका का वेट करते हुए खड़ा था। 6 सालों में कुणाल भी काफ़ी बदल चुका था। अब वो एक स्टूडेंट नहीं बल्कि एक बिजनेसमैन था। डार्क ब्राउन कलर का कड़क सूट, शार्पली कटे हुए और जेल से सेट किए हुए बाल और ट्रीट में हुई टाई। दाढ़ी में कुणाल की पर्सनालिटी तो निखर रही थी, मगर उसके तेवर अब भी वही थे, रूड और अरगोन से भरपूर। वो तो अनिका का इंतज़ार भी सिर्फ इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे जल्द से जल्द अनिका से मुक्ति चाहिए थी। कुणाल का एक पैर ज़मीन पर और दूसरा पैर रेलिंग पर टिकाया हुआ था, जिसे वो कॉन्स्टेंटली हिला रहा था। एग्जिट डोर की तरफ देखते हुए कुणाल ने बड़ी ही बेसब्री से अपने ड्राइवर से कहा, आज तक इस दुनिया में किसी आदमी को डिवोर्स मिलने की इतनी ज़्यादा खुशी नहीं हुई होगी। किसी भी कीमत पर आज ही उस मोटी से मैं डिवोर्स पेपर पर साइन करवा लूँगा। कुणाल के ड्राइवर राजू ने बड़ी बीड़ी फूंकते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, आज सुबह सुबह मैं माता के दर्शन करके निकला हूँ। मैंने भगवान से प्रार्थना की है कि आज आपकी 6 सालों पुरानी ये मनोकामना पूरी हो। आज पक्का पेपर साइन हो ही जाएंगे। ये सुनकर कुणाल ने बड़े ही कटीले अंदाज में कहा, अबे सिर्फ डिवोर्स नहीं चाहिए, अनिका की कंपनी भी तो चाहिए जो उसकी मरी हुई माँ उसके नाम करके गई थी। राजू, जिसने अपने हाथ में अनिका के नाम का बोर्ड पकड़ा हुआ था, वो उस बोर्ड को सीधा करते हुए कहता है, अरे वो फैक्ट्री भी मिल जाएगी, फिक्र नोट। तभी कुणाल के दिमाग में कुछ आता है और वो ड्राइवर से कहता है, अच्छा सुन, उसको देखते ही हमेशा मेरा मूड ऑफ हो जाता है और आज इतने अच्छे दिन पर मैं अपना मूड ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं उल्टा घूम के खड़ा हो जाता हूँ। ठीक है, तूने भले ही उसे न देखा हो, लेकिन तेरे हाथ में उसके नाम का बोर्ड देखकर वो तेरे पास आ ही जाएगी। कुणाल आलस लेते हुए उल्टा घूमने की वाला था कि तभी अचानक उसकी नज़र एयरपोर्ट के गेट पर पड़ी और कुछ देर कर उसकी नज़र वहीं अटक गई। कुणाल ने एयरपोर्ट से बाहर आते हुए एक लड़की को देखा तो वह देखता ही रह गया, मानो जैसे उसने आज से पहले किसी खूबसूरत लड़की को देखा ही नहीं। उस लड़की को देखकर कुणाल के मुंह से निकल जाता है, यार इतनी खूबसूरत लड़की तो मनाली में कभी दिखी ही नहीं। ड्राइवर राजू ने भी उसकी बात में हामी भरी। कुणाल बिना वक्त गवाए रेलिंग कूदकर उस लड़की की ओर दौड़ पड़ा और अचानक से वो उस लड़की के सामने आकर खड़ा हो गया और उसका रास्ता रोक लिया। ये खूबसूरत लड़की और कोई नहीं बल्कि अनिका थी। कुणाल इस बात से बिल्कुल अनजान था। अचानक कुणाल को अपने सामने देखकर अनिका हैरान थी और उसे एक ही पल में वो सब कुछ याद आ गया जो हमेशा से भूलना चाहती थी। अनिका एक पल के लिए सहम गई। उसको लगा कि कहीं पहले की तरह कुणाल फिर से उसकी इंसल्ट न कर दे और इसीलिए अनिका सीधा कुणाल को थप्पड़ जड़ देना चाहती थी, मगर वो अपनी बेटी रिया के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। तभी अचानक कुणाल बोल पड़ा, हेलो मिस गॉर्जियस, आप मनाली में पहली बार आई लगती हैं, क्योंकि अगर पहले आई होती तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि अब तक आप मेरी नज़रों से अननोटिस रहती। अनिका को पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन अगले ही पल वो समझ गई कि कुणाल उसे पहचान नहीं पाया था। अनिका ने रिया की तरफ देखा तो वो अपने टेबल में वीडियो गेम देखने में मस्त थी और क्योंकि उसने हेडफोन पहने थे उसे आसपास की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। ये देखकर अनिका की राहत मिली। अनिका कुणाल की बात की अवॉइड करते हुए कहा, वहाँ से साइड होकर टैक्सी को आवाज़ देने लगी, टैक्सी टैक्सी। अनिका नहीं चाहती थी कि कुणाल उसे पहचाने, लेकिन कुणाल भी हार मानने वालों में से थोड़ी था। कुणाल ने अपनी तरफ भागकर फिर से उसका रास्ता रोक लिया। अरे अरे, टैक्सी की क्या ज़रूरत है, मैं अपनी गाड़ी में आपको जहाँ चाहे छोड़ देता हूँ ना। और एक मिनट, ये नन्ही गुड़िया कौन है? ये कहते हुए उसने रिया की तरफ इशारा किया और उसके गाल पर हाथ फिराया। लेकिन रिया जब टेप पर गेम खेल रही होती है तब उसे कोई डिस्टर्ब करे वो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए टेप से बिना ऊपर देखे उसने अपना गाल झटक दिया। ऐसा करने से रिया के कान में हेडफोन नीचे की तरफ स्लाइड होकर गिरकर उसके कंधे पर आ गया, लेकिन अभी भी उसका ध्यान वीडियो गेम खेलने में ही था। अनिका टैक्सी ढूंढने में बिजी हो गई।
लेकिन कुणाल पीछे पीछे आकर उससे एक नहीं तो दूसरे तरीके से बात करने की कोशिश कर रहा। कुणाल ने कहा, ओह समझ गया, ये आपकी छोटी बहन है ना। ये सुनकर रिया ज़ोर ज़ोर से हंस पड़ी। तभी कुणाल को वापस गौतम का फ़ोन आया। कुणाल ने जैसे ही फ़ोन उठाया, गौतम ने पूछा, क्या तुम्हें अनिका दिखी? कुणाल ने बड़ा ही तिखा जवाब देते हुए कहा, ना दिखने के लिए आपकी बेटी को सुई तो है नहीं। जब वो गेट से बाहर आएगी तो सिर्फ वो ही दिखेगी, उसके पीछे खड़े लोग भी दिखना बंद हो जाएंगे। और वो रूडली फ़ोन काट देता है। कुणाल की बात सुनकर अनिका को अंदाज़ा आ गया था कि वो पक्का उसी के बारे में बात कर रहा था। अनिका को कुणाल पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसे बस अब जल्दी से टैक्सी चाहिए थी। वो पूरे जोश और गुस्से के साथ ज़ोर से चिल्लाए, टैक्सी! ये सुनकर कुणाल और ज़्यादा इम्प्रेस हो गया और बड़े ही मीठे अंदाज में बोला, सुनिए मिस, मैं आपको छोड़ देता हूँ ना। वैसे भी मैं जिसे लेने आया था लगता है वो आई नहीं है। आप अगर बेंगलुरु की फ़्लाइट में आई है तो आपने फ़्लाइट में किसी बेहद मोटी औरत को देखा होगा। ये सुनकर अनिका एक पल को रुकी और उसने कुणाल की तरफ मुड़कर देखा। कुणाल आकर कहता है, दरअसल 6 साल पहले वो 120 किलो की थी। अब 6 साल में तो उसने पक्का डबल सेंचुरी पार कर ही ली होगी। अनिका बिना कुछ बोले कुणाल की बातें सुनकर सोच रही थी। ये पता नहीं क्या क्या सोच रहा है उसके बारे में। अपनी बातों को सुनने पर कुणाल अनिका को देखता है तो उसे इम्प्रेस करने के चक्कर में और उसे हंसाने के लिए आगे कहता है, वैसे मुझे लगता है कि फ़्लाइट वालों ने उसे बिठाने से मना ही कर दिया होगा। कहा होगा कि अगर तुम बैठोगी तो फ़्लाइट कैसे उड़ेगी। कहते हुए वो खुद ही हंसता है और उम्मीद करता है कि उसके जोक से अनिका को भी हंसी आएगी, लेकिन अनिका बड़े ही ठंडे तरीके से उसे को देखती रही। अनिका को हंसता हुआ ना देखकर कुणाल ने भी अपनी हंसी रोकी और बोला, अजी छोड़िए, मैं भी किसकी बातें लेकर बैठ गया, आप कहाँ और वो कहाँ। तभी एक टैक्सी अनिका के पास आकर रुक गई। दूसरी ओर पीछे से कुणाल का ड्राइवर हाथ में अनिका गुलेरिया का बोर्ड लेकर दौड़ा चला आ रहा था। वह आकर कुणाल के बाजू में खड़ा हो गया, मानो वो कुणाल को कुछ बताने आया हो। अनिका ने जल्दी जल्दी से रिया को टैक्सी में बिठाया और खुद जब टैक्सी में बैठने जा रही थी तब कुणाल ने थोड़ा मायूस होते हुए कहा, वैसे आपको मनाली में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो सिर्फ एक ही नाम याद रखिएगा, कुणाल डोगरा। किसी से भी मेरा नाम पूछेगा, मेरे घर तक छोड़ जाएगा आपको। टैक्सी वहाँ से निकलने ही वाली थी कि तभी कुणाल ने टैक्सी रोकी और विंडो के पास झुककर बड़े ही फ्लर्टी अंदाज में कहा, अरे मिस अपना नाम तो बताई थी। उसके सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों में काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कटीली नज़र से कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया, CS2 अनिका का कमबैक। मनाली के छोटे से एयरपोर्ट से के बाहर चहल पहल के बीच कुणाल ने अनिका से पूछा, अरे मिस अपना नाम तो बताती जाओ। इसे सुनकर अनिका ने कुणाल को देखते हुए अपनी आंखों से काला चश्मा निकाला और बड़े ही तेज और कुटीली नज़र में कुणाल को देखते हुए बिना किसी भी हाव भाव से धीरे से कहा, अनिका गुलेरिया। कुणाल ये सुनकर दंग रह गया। वो कन्फ्यूजन में खड़ा सोच रहा था कि इस खूबसूरत लड़की ने अपना नाम अनिका क्यों बताया होगा, लेकिन तभी टैक्सी के अंदर बैठी अनिका ने कुणाल के पीछे खड़े ड्राइवर के हाथ का बोर्ड दिखाते हुए कहा, तुम अनिका गुलेरिया को पिक करने आए हो था। तब तक कुणाल भी अनिका के नाम वाले बोर्ड को देख चुका था। उसने सोचा कि टैक्सी में बैठी लड़की बस वो बोर्ड पर लिखा नाम पढ़ रही थी, इसीलिए कुणाल ने आगे बढ़कर कहा, अरे उस मोटी को तो मैं टैक्सी में भेज दूंगा, आप दोनों आराम से मेरे साथ कार में चलिए ना। कुणाल की ये बात सुनकर अनिका ने उसे एक एरोगेट स्माइल दी और टैक्सी ड्राइवर को टैक्सी चलाने के लिए कह दिया। कुणाल के मुंह पर धुआं छोड़ती टैक्सी रफ्तार पर कुणाल के सामने से निकल गई। 2 पल के लिए कुणाल मायूस हुआ, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया। हड़बड़ाहट में उसने ड्राइवर के हाथ से बोर्ड लिया और ड्राइवर से कहा, तू फटाफट इस टैक्सी के पीछे जाकर मैडम का पीछा कर और मुझे ये बता कि वो कौन सी होटल में रुकी है, और सुन, उन्हें बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए, चल भाग। ड्राइवर झट से गाड़ी निकालकर अनिका की गाड़ी का पीछा करने लगा। एयरपोर्ट से मनाली लगभग 1 से 1.5 घंटे का रास्ता था। रिया ने वापस अपने कान पर हेडफोन लगाए और वह टैबलेट पर गेम खेलने में बिजी हो गई। वैसे रिया को देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि वो एक लड़की है। जींस, स्पोर्ट्स शूज़, टी-शर्ट, छोटे बाल
और सर पर कैप। रिया की उम्र भले ही छोटी थी मगर उस पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा प्रभाव था। गेमिंग की दुनिया में रिया स्वीट एंजल के नाम से काफ़ी पॉपुलर थी। रिया को गेम खेलते हुए देख अनिका सोच रही थी, पता नहीं रिया को मनाली लाकर उसने सही काम किया या था गलत। मोबाइल की रिंग से अनिका अपने ख्यालों से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके पापा गौतम बार बार अनिका के फ़ोन पर कॉल किए जा रहा था। अनिका ने बिना फ़ोन उठाए अपने मोबाइल को साइलेंट मोड पर कर दिया और आंखें बंद करके बैठी रही, मानो जैसे वो आने वाले मेहमान के लिए खुद को मन ही मन तैयार कर रही हो। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी मनाली की सबसे बड़ी 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई, लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक लिया गया। होटल का बेल बॉय अनिका का इंतज़ार पहले से कर रहा था। अनिका के आते ही बेल बॉय उसका सामान लेकर उसे लिफ्ट की ओर ले गया। होटल का प्रीमियम फर्नीचर, आकर्षित एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ में आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली की इस शानदार होटल में रुकना पसंद करते थे। बेल बॉय ने अनिका को लिफ्ट की तरफ ले जाते हुए बोला कि उसका बुकिंग प्रेसिडेंशियल सूट में है जो होटल के टॉप फ्लोर पर है। लिफ्ट में दाखिल होते ही बेल बॉय ने 24वें फ्लोर का बटन दबाकर अनिका से कहा, मैडम इस टॉप फ्लोर पर सिर्फ 2 ही अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे होटल के मालिक मिस्टर रोहित मारवा का। वो अपने बेटे और छोटे भाई के साथ यहीं रहते हैं। कुछ ही पल में लिफ्ट 24वें माले पर पहुंच गई थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुलते ही अनिका ने देखा कि यह फ्लोर होटल के बाकी फ्लोर से ज़्यादा सुकून वाला था। इतना सुकून जितना अनिका ने शायद अपने घर में भी महसूस ना किया हो। अनिका के रूम के पास आकर बेल बॉय ने कार्ड से दरवाज़ा अनलॉक किया। ये कार्ड अनिका के हाथ में देखकर और सामान वहीं छोड़कर चला गया। रिया अभी खेलने में बिजी थी। अनिका रिया को रूम के अंदर आई और उसने रूम का दरवाज़ा बंद किया। प्रेजेंटली सेंट एक लग्जरी अपार्टमेंट था। मॉडर्न और कंफर्टेबल बेडरूम, एक शानदार लिविंग एरिया और बड़ी सी बालकनी जहां से पूरा मनाली का नज़ारा दिखाई दे रहा था। ये प्रेसिडेंशियल सूट हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता था क्योंकि कमरे का दिन का किराया 25,000 था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यू सर्जन डॉक्टर अमृता उर्फ अनिका को इससे क्या फ़र्क पड़ने वाला था। थोड़ी देर नई जगह का आनंद उठाने के बाद रिया थककर बिस्तर पर सो गई थी। अनिका प्यार से उसे चद्दर ओढ़ा रही थी, तभी उसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। अनिका ने देखा कि उसके पापा गौतम का फ़ोन आ रहा था। अनिका की आवाज़ से कहीं रिया जाग ना जाए, इसीलिए हड़बड़ाहट में अनिका बेडरूम से बाहर आकर बेडरूम का दरवाज़ा बंद करके फ़ोन उठाई। जैसे ही अनिका ने फ़ोन उठाया, गौतम ने गुस्से में तिल मिलाकर कहा, अनिका व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज़ दिस। कुणाल 2 घंटे तक एयरपोर्ट पर तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तुम उसके साथ आई क्यों नहीं, कहाँ हो तुम। इस पर बड़े ही शांत अंदाज से अनिका ने अपने पापा से कहा, बस आ रही हूँ मैं। ये कहते ही अनिका ने फ़ोन काट दिया। न जाने लेकिन अनिका काफ़ी डिस्टर्ब हो गई थी। गौतम ने बचपन से लेकर आज तक अनिका के साथ चाहे जैसा भी व्यवहार किया हो, आखिर वो थे तो अनिका के पापा ही, जिसने अनिका 6 साल बाद मिलने वाली थी। अनिका ने कुछ सोचकर होटल रूम को बाहर से लॉक किया और वो होटल की चाबी में लॉबी में लिफ्ट के पास आकर लिफ्ट के आने का इंतज़ार करने लगी। तभी अनिका के फ़ोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फ़ोन आया। अनिका ने फ़ोन पिक किया तो राजलक्ष्मी ने अनिका का हाल पूछते हुए कहा, मैडम आशा करती हूँ आपकी फ़्लाइट सेफ और कंफर्टेबल थी और आपकी नींद भी पूरी होगी। याद है ना, आपको रोज़ कंपल्सरी 8 घंटे सोना ही है। अनिका उसकी बात को काटते हुए कहती है, हाँ हाँ याद है। तुम ये बताओ, तुमने मुझे फिर से वही बात बताने के लिए फ़ोन किया है जो तुम पिछले 1 महीने से रोज़ मुझे बताती आ रही हो, या आज कुछ नई बात बताने के लिए फ़ोन किया है। राजलक्ष्मी थोड़ा हिचकिचाते हुए बोली, अरे मैडम वो फिर से वो बिजनेसमैन टाइकून रोहित मारवा का मेल आया है। वो अपनी दादी माँ का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर अमृता यानी कि आपके पास करवाना चाहते हैं। इस वक्त वो मनाली में ही हैं और आप भी मनाली में हैं, तो मैंने सोचा क्या मैं अपॉइंटमेंट फ़िक्स कर दूं।
लेकिन तभी अनिका ने कड़क शब्दों में कह दिया, नहीं, ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का बिल्कुल क्लूब करते हैं। इनका असली मकसद तो कुछ और ही होता है। बुजुर्गों की प्रॉपर्टी बिजनेस था और कुछ। हमें इन लोगों से दूर ही रहना चाहिए। और वैसे भी मनाली आने के पीछे मेरा मकसद कुछ और है। उस मकसद से मैं अपना ध्यान नहीं भटकाना चाहती। और हाँ राजलक्ष्मी, ये मत भूलो कि मैं इस वक्त ऑफिशियल लीव पर हूँ। राजलक्ष्मी अनिका की असिस्टेंट ही नहीं बल्कि उसकी दोस्त भी थी। इसीलिए उसने अनिका का मूड लाइट करते हुए कहा, ओके मैम, एज यू विश। मगर एक बात बता दूं, मैंने सुना है ये रोहित मारवा की पर्सनालिटी काफ़ी डेसिंग है। ट्रोल, ड्राई, हैंडसम और हाँ इतनी सी उम्र में इतना बड़ा बिजनेस टाइकून। देश की काफ़ी लड़कियां उनसे सिर्फ बात करने को मिट मिटने को तैयार होती हैं। और आप हैं कि रोहित आपसे खुद मिलना चाहता है और आप उसे अवॉइड कर रही हैं। अगर लाइफ में थोड़ा सा रोमांस आ ही जाता है तो उसमें नुकसान क्या है? बाकी आपकी मर्जी, सोच लो। रोहित का फ़ोटो भेजूंगी। अनिका समझ गई थी कि राजलक्ष्मी अब उसकी टांग खींच रही थी। तभी अनिका ने लिफ्ट को ऊपर आता देख राजलक्ष्मी से जल्दी जल्दी में कहा कि अगर ऐसा है तो तुम एक काम करो, तुम ही उसे डॉक्टर अमृता बनकर मिल लो। वैसे भी यहाँ डॉक्टर अमृता के चेहरे से कोई नहीं जानता। यहाँ तो मैं सिर्फ अनिका गुलेरिया हूँ। अब चलो फ़ोन रखो। लेकिन राजलक्ष्मी ने भी जल्दी जल्दी में बोला, ठीक है, होप यू एंजॉय योर वैकेशन। और हाँ, रोहित को फ़ोटो मैं भेज रही हूँ, एक बार देख ज़रूर लेना। इसके पहले कि राजलक्ष्मी अपनी बात पूरी कर पाती, अनिका हंसते हुए फ़ोन काट देती हैं। लेकिन इसके पहले ही अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, लिफ्ट वापस बंद होकर नीचे चली जाती हैं। तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी। उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एकटक देखे जा रही थी। अनिका को लगा कि रिया नींद में अचानक उठ गई होगी और अब उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी होगी। इसलिए अनिका ने नीचे झुककर प्यार से रिया के दोनों गालों पर किस कर लिया और बोली, मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते वक्त तुम्हारी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी, ठीक है? चलो अब जाओ कमरे में और हाँ आराम करो, या तो अपना फेवरेट वीडियो गेम देखो। तभी वापस लिफ्ट आ चुकी थी। लिफ्ट का दरवाज़ा खुला और अनिका लिफ्ट के अंदर चली गई। अंदर जाकर अनिका ने रिया से फिर एक बार कहा, सीधे रूम में चले जाना। हाँ, मम्मा विल बी मिस यू एंड मम्मा लव्स यू। लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो गया और लिफ्ट नीचे जाने लगी। बाहर जाने की जल्दी में अनिका एक बात भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाज़ा बाहर से बंद किया था। फिर भी रिया रूम से बाहर कैसे आ गई? अनिका की लिफ्ट के नीचे जाते ही अनिका के रूम के सामने वाले रूम का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक 26-27 का साल का हैंडसम आदमी बाहर आया। ब्लैक चमकीले लेदर शूज, ब्लैक ट्राउजर्स, वाइट शर्ट और ब्लैक ब्लेजर। किसी रियासत के राजकुमार से बिल्कुल कम नहीं लग रहा था वो आदमी। और लगे भी क्यों नहीं, क्योंकि यह आदमी था मारवा इंडस्ट्री का सीईओ रोहित मारवा। रोहित अपने कमरे से निकला और लिफ्ट के पास खड़े बच्चे की तरफ बढ़ते हुए और उस बच्चे को डांटते हुए रोहित ने कहा, बेटा कितनी बार कहा है तुम्हें कि ऐसे ही बिना बताए कमरे से बाहर मत निकला करो। तो मेरी बात सुनते क्यों नहीं आर्यन? आर्यन, जिस लड़की को रिया समझकर अभी कुछ ही पल अनिका ने बात की थी, उसी बच्चे को रोहित किसी दूसरे नाम से पुकार रहा था। लेकिन सच बात तो यही थी कि वो बच्चा रिया नहीं बल्कि आर्यन था। दरअसल अनिका जिस बच्चे को रिया समझकर उससे बात कर रही थी, वो बच्चा मशहूर बिजनेस टाइकून रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन था। मारवा इंडस्ट्रीज़ का इकलौता वारिस आर्यन। और इन सब में सबसे मज़ेदार बात ये थी कि रोहित का बेटा आर्यन और अनिका की बेटी रिया दोनों की शक्ल एक दूसरे से मिलती जुलती थी। यानी कि रिया और आर्यन हम शक्ल थे। तो रोहित लॉबी में जिस बच्चे से बात कर रहा था वो दरअसल आर्यन ही था और रिया अभी अनिका के कमरे में सो रही थी। रोहित आर्यन से बात कर रहा था लेकिन आर्यन की नज़रें अभी भी लिफ्ट के दरवाजे पर जमी हुई थी। आर्यन की गोल मटोल आंखें और खूबसूरत मासूम सा चेहरा देखकर ऐसा महसूस होता था जैसे उसने अभी अभी आकाश से उतरा हुआ टिमटिमाता तारा देख लिया हो।
रोहित ने पीछे से फिर से आर्यन को आवाज़ देते हुए कहा, आर्यन ध्यान कहाँ है तुम्हारा? सुना नहीं बेटा, अंदर चलो। रोहित आर्यन का हाथ पकड़कर उसे लगभग खींचते हुए रूम के अंदर ले जा रहा होता है। तभी आर्यन ने झटके से अपना हाथ छुड़ाकर रोहित से कहा, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। यह सुनकर रोहित थोड़ा हैरान हो गया। हमेशा गुमसुम और चुप रहने वाले आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। रोहित ने तुरंत कुछ सोचकर अपनी जेब से फ़ोन निकाला और होटल के सीसीटीवी रूम में फ़ोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। वो देखना चाहता था कि अभी अभी लिफ्ट के पास आर्यन के साथ क्या हुआ था। कुछ ही पल में सिक्योरिटी इंचार्ज लैपटॉप पर सीसीटीवी लेकर आ गया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग रह गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज़्यादा बात नहीं करता था, ना ही उसके पापा के अलावा किसी के साथ मिक्स हो पाता था। लेकिन सीसीटीवी में आर्यन एक बिल्कुल अनजान औरत को अपने पास आने दिया, यहाँ तक कि उसे किस भी करने दिया। ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। रोहित सोच रहा था कि ये कैसे हो गया। वही आर्यन बार बार दोहरा रहा था, चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर था जो 6 साल पहले तक खंडर जैसा था। लेकिन अनिका ने आज घर के मेन गेट में कदम रखा तो देखा कि घर का रूप रंग पूरी तरह से बदल चुका था। गार्डन फिर से हरा भरा हो चुका था और उसी हरे भरे बगीचे के बीचों बीच रंगीन लाइटों वाला शानदार फव्वारा था। घर के मेन गेट से अंदर आते ही अनिका को महसूस हुआ कि घर के अंदर पार्टी चल रही थी। अनिका ने गार्डन में खड़े हुए देखा कि वहाँ यंग लड़के लड़कियाँ अंग्रेजी गानों पर नाचते झूमते नजर आ रहे थे। वहीं कहीं एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पे लिखा था, हैप्पी बर्थडे कामिनी। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन, उसी के बर्थडे की पार्टी चल रही थी। तभी गार्डन के किसी कोने से एक लड़की के गिड़गिड़ाने की आवाज़ आई। अनिका ने आवाज़ की दिशा में घूमकर देखा तो एक लड़की ज़मीन पर गिरी हुई थी। जैसे ही वो लड़की अब फटे साफ कहती हुई उठी, अनिका को याद आया कि अनिका की बुआ की बेटी प्रीति थी। अगले साल मिस हिमाचल बनूंगी और उसके बाद मिस इंडिया। क्या तुम अब भी कहोगी कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे ज़्यादा खूबसूरत हैं? डरी शमी प्रीति ने दबी आवाज़ में कहा, हाँ अनिका दीदी बहुत सुंदर हैं। हाँ अनिका दीदी सबसे ज़्यादा सुंदर हैं। कामिनी के हाथ में अनिका का पुराना फ़ोटो था। वो अपनी सहेलियों को फ़ोटो दिखाकर पूछ रही थी, ध्यान से देखो इस मोटी को। ये पागल प्रीति कह रही है कि ये मोटी मुझसे ज़्यादा सुंदर दिख रही हैं। अब तुम लोग बताओ, जिसे ये मोटी सुंदर लगे वो तो कोई पागल ही होगा ना। ज़मीन पर गिरी प्रीति दबी कुचली आवाज़ में कहती हैं, अनिका दीदी सचमुच बहुत सुंदर हैं, बस उनका वज़न थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन इस बात पर जो कामिनी तिलमिला उठी, यू स्टूपिड गर्ल, तुझे पता भी है कि खूबसूरती क्या होती है? मुझे देख, मेरे फेस को, मेरे बॉडी को देख, ये होती है खूबसूरती। ऊपर से मैं मेडिकल स्टूडेंट हूँ और इस साल मिस मनाली कंपटीशन में जीत चुकी। प्रीति की बात सुनकर सब हंस पड़े। तीनी ने बड़े ही स्टाइल और एटीट्यूड में चलते हुए सब लोगों से कहा, अच्छा एक काम करते हैं, वोटिंग कर लेते हैं। आपको वोट करना है कि इस मोटी और मुझमें सबसे ज़्यादा सुंदर कौन है, ठीक है? ये बात कहकर कामिनी ने अपने एक दोस्त से सिगरेट जलाने का लाइटर लिया और उससे अनिका की फ़ोटो जला दी। दूर खड़ी अनिका चुपचाप ये सब देख रही थी। कामिनी ने जले हुए फ़ोटो के टुकड़े एक जूस के गिलास में मिला दिए और कहा, तो गाइस, क्या आप अपने वोट के साथ तैयार हैं? तो बोलो मुझे कितने वोट हैं? कामिनी के सारे दोस्तों ने अपना हाथ कामिनी को वोट देने के लिए एक साथ हवा में उठा लिया। बेचारी प्रीति, सारे वोट तो मुझे ही मिल गए, तुम तो हार गई। चलो कोई बात नहीं, अब हार गई हो तो तुम्हें सज़ा भी मिलेगी ना। तो तुम्हारी सज़ा ये है कि तुम्हारी इस खूबसूरत मोटी दीदी के जले हुए फोटो की राख को मैंने इस जूस के गिलास में मिला दिया है। तुम्हें बस ये जूस पीना है। लेकिन जैसे ही प्रीति ने उस जूस को पीने से मना किया, कामिनी ने प्रीति के मुंह को अपने हाथ से पकड़कर उसके गालों को दबाया और कामिनी ने प्रीति को ज़बरदस्ती वो जूस पिलाने की कोशिश की। लेकिन इसके पहले कि वो प्रीति के मुंह से जूस डाल पाती, ऐन वक्त पर एक हाथ आकर बीच में कामिनी का हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है।
यह हाथ अनिका का था। अनिका ने गुस्से में कामिनी का हनन कस के पकड़ा था कि कामिनी की चीख निकल गई। बिना माँ के अनिका तो बचपन से मैं साक्षी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था, और प्रीति तो मानो अनिका की कज़न नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। अनिका प्रीति की तरह आगे बढ़ रही थी। इतने में उसे लगा कि प्रीति की हालत कुछ ठीक नहीं है। ऐसा लग रहा था जैसे काफ़ी वक्त से उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ाकर उसका तमाशा बना रही थी, और इन सब की लीडर थी कामिनी। हाथ में वाइन का गिलास, लाल रंग का बैकलेस टॉप, काले रंग का मिनी स्कर्ट और गोल्डन रंग की ऊंची हील्स में कामिनी किसी ग्लैमर मॉडल से कम नहीं लग रही थी। प्रीति ठीक से उठ पाए उसके पहले कामिनी ने प्रीति को उसकी कलाई से पकड़कर वापस ज़मीन की ओर पटक दिया। अनिका ने कामिनी के हाथ से गिलास छीनकर कहा, हार और जीत का फैसला खेल ख़त्म होने के बाद होता है, और खेल अब तक ख़त्म नहीं हुआ। अनिका ने ज़मीन पर गिरी प्रीति को उठाया। प्रीति ने अनिका की आंखों को गौर से देखा। प्रीति इस आंखों को, इस आवाज़ को पहचानती थी। वो समझ गई कि ये लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी अनिका दीदी थी। प्रीति अनिका का नाम लेकर तुरंत उसके गले लग गई। ये देखकर कामिनी शॉक्ड थी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो नहीं पा रही थी कि कल तक की 120 किलो की अनिका आज इतने फिट, फाइन एंड गित्तेत्री कैसे दिखने लगी। ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे। आसपास खड़े कामिनी के सभी दोस्त भी सरप्राइज हो गए। दोस्त आपस में ही बातें करने लगे। पहली दोस्त बोली, अरे यार, ये अनिका इतनी खूबसूरत कैसे हो गई। दूसरी दोस्त ने कहा, ये तो किसी फिल्म की हीरोइन जैसी लगती हैं। दूसरा दोस्त बोला, माय गॉड, शी इज लुकिंग सो गॉर्जियस। सबकी बातें सुनकर अनिका ने बड़े ही रुआस में कहा, चलो जीत किसकी हुई ये तो पक्का हो गया। अब तो जो सज़ा तय की थी वो पूरी कर ली जाए। ये कहते हुए अनिका ने कामिनी की कलाई को पकड़ा और अनिका ने वही जूस का गिलास कामिनी को देते हुए उसे पीने को कहा। कामिनी ने गुस्से से अनिका के हाथ को झटक दिया, जिससे जूस का गिलास नीचे गिर गया। कामिनी ने गुस्से में झुलस रही थी। वो बोली, ये कैसे हो सकता है, तुम इतनी बदल कैसे गई।